पहला क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। पहले में क्या था, बेंजीन रिंग पे CH3 था तो Cl2 से, और H न्यू मतलब लाइट एनर्जी है, तो यहाँ पे CH Cl2 बन रहा है, तो उसको वाटर में डाला जा रहा है 373 केल्विन से, तो बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पहला इसका आंसर। तो इसको लिखते चला जाए, समझिए ना। ऐसे हो सकता है कि 10-20 साल का हम लोग क्वेश्चन बैंक बनाए तो 10-20 को इस तरह का रिएक्शन ही याद हो जाए। हाँ चलिए, तो आज जल्दी जल्दी एक एक मिनट में आज एकदम खत्म करिए। आज 45 क्वेश्चन को धूप देना है, फिर बचा हुआ फिजिक्स करते हैं। तुमको वैसे नहीं लिखना है, खाली ये वाला लाइन लिख लेना है एक बार में तुमको, बस छोटा छोटा सॉल्यूशन। और है नेक्स्ट 2020 नीट पेपर पावर्ड बाय बैजू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रहा। ये तो मतलब देखिए, अब दो दो जगह सेम क्वेश्चन, यानी कि एकदम ये सब एकदम क्वेश्चन बैंक किसका सही है ना। कल वो वाला जो ऐप तुम दिए थे उसमें पहला क्वेश्चन यही था। क्या था इसमें, हीलियम नहीं एग्जिस्ट करेगा, समझ गए ना। क्या होना चाहिए, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो और नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है ना कि जिसका अगर बॉन्ड ऑर्डर, मतलब देखो याद कर लो, अब समझ रहे हो ना। आ सकता है कभी बॉन्डे ऑर्डर पूछ दे, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हीलियम का कितना होता है, लिथियम का कितना होता है। ऐसे भी इसको हम लोग जान सकते हैं, बॉन्ड का ऑर्डर मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कोई कब क्यों बनाता है, समझे ना। कब क्यों बनाता है भाई, क्योंकि जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब कि मान लीजिए कि किसी का वैलेंसी 1 है ना, और किसी का वैलेंसी 7 है, तो क्या होगा कि 7 वाला ए वो किसी से आराम से ले लेगा। हेलो, जैसे कि लिथियम का बना के देखिए, जैसे Li हो गया ना, Li2Cl2 इस तरह का चीज बन सकता है, बन सकता है ना। यही कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड में दिया हुआ, इसका 0 होगा हीलियम का। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। केमिस्ट्री इन पॉलीमर से भी क्वेश्चन है। जैसे कि पॉलीमर आया ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पीपीटी गूगल पे देख लेंगे। ये के बारे में क्या, पूरे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें ज्यादा पूछ भी नहीं रहा है, ज्यादा दिमाग लगा कि इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, सिर्फ बताना है, मतलब नाम खाली याद कर लेना है, समझे ना। ये जो थोड़ा सॉल्यूशन में उसका प्रिपरेशन मेथड भी ये बता दिया है।
चलिए हम लोग अब देखते हैं गूगल पे कि कौन कौन सा नेचुरल पॉलीमर होता है ना। ऑप्शन में कभी कभी दूसरा भी आ जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे एक चीज इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ए पॉलीमर इज बेसिकली सिंथेसिस बाय ज्वाइनिंग ए स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब ये पॉलीमर का कैसे बनता है, तो दिया हुआ है कि स्मॉल स्मॉल चीज से हम लोग पॉलीमर बनाते हैं मिला के, है ना। जैसे इथीन से पॉलीथीन बनता है। इथीन को अगर एन लगा देंगे तो पॉलीथीन हो जाएगा, समझे ना। तो जो सिंगल यूनिट जैसे कि इथीन हुआ उसको क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, और जो बनेगा प्रोडक्ट उसको पॉलीमर बोलेंगे, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो तीन तीन चीज है भाई, जैसे कि देखिए C2H4 से हम लोग बना रहे हैं NC2H4, ठीक है। इसको क्या बोलोगे बताओ, मोनोमर। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, पॉलीमराइजेशन। और ये जो बनेगा एन वाला इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। जैसे कैसे हेलोजन बोलते थे, लेकिन वो हेलोजन तो होता नहीं था, तो इसको क्या नाम, इसका पॉली तो आगे नाम में लगेगा लेकिन इथीन हो जाएगा, है ना। तो ये समझाना चाह रहा है, तो है ना, बेसिक क्लियर हो जाए तब ना समझ में आएगा भाई पॉलीमर क्या होता है। यहाँ से पढ़िए तो, पॉलीमर आर एक्सटेंड कंडेंसेशन पॉलीमर मोनोमर, मतलब वाटर बाय प्रोडक्ट में निकलेगा। जैसे कि देखिए एमिनो एसिड हो गया, है ना, ये एमिनो एसिड दिया हुआ है, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या बता रहा था, ये सब नेचुरल पॉलीमर है, समझ गए। चलिए और आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर में क्या बोल रहा है भाई, ये सब देखिए, प्रोटीन हो गया, लैक्टस, सेलुलोज, स्टार्च। कोलेजन क्या होता है, कोलेजन इज वन ऑफ द नेचुरल पॉलीमर्स एंड द प्रोटीन, ये प्रोटीन का ही एक टाइप है। इट मेक द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन इन ह्यूमन बीइंग, समझ गए। तो ये सब क्या हो गया, ये सब मतलब लिख लो भाई, नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल। फिर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को क्या है वहां पे फार्मूला एक्चुअल में पूछ रहा है, समझ गए ना। अभी भी हम लोग जो चाह रहे हैं वो मिला नहीं है हम लोग को। उसमें क्या दिया हुआ है, 4 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसका फार्मूला दिया हुआ है, इस तरह से नहीं दिया हुआ है वो। खाली नाम उसको पहचानना होगा कि ये प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये सब तो था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी, और पॉलीमर में भी ये सब रहता है पूरा डिटेल में। या एक और बायो टाइप से केमिस्ट्री में था ना, बायो केमिस्ट्री, ये सब पढ़े थे ना ये सब चीजें। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तुमको मालूम ही होगा, या इस सब को देखते हैं नीचे और डिटेल में। लेकिन ये सब लिखते हुए चलना चाहिए। यहाँ तक कि सबका यूज दिया हुआ है, कहाँ पाया जाता है ये सब भी दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गया ना। तो इसको एकदम करना, मतलब अभी नहीं कर सकते हो तो ये तो वीडियो तुम्हारे पास रहेगा, बाद में भी देख सकते हो, है ना। ये हो गया आपका नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि नेचुरल पॉलीमर में रबर भी पाया जाता है, समझ गया ना। रबर हो गया, रबर, रबर एक ये हो गया नेचुरल रबर, एक होता है सिंथेटिक रबर, समझ गए ना। तो एक्चुअल में जब हम लोग वो वाला केमिस्ट्री पढ़ते चैप्टर, तो रबर का फार्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ता, समझ गए ना। इसका नाम क्या है, नेचुरल रबर को पॉली आइसोप्रीन। तो पॉली आइसोप्रीन इसमें कहाँ दिया हुआ है, देख रहे हो कहाँ दिया हुआ है, तीसरा नंबर में।
तो ये नेचुरल रबर है आपका, समझ गया ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर बना लिया जाए। इसका फार्मूला है C5H8। ये तो बहुत सारा जुड़ा हुआ है, इसके बाद समझ गए ना, 5 ही कार्बन तक है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ के बाद सब ऐडे है। 3 गो फेज है। तो आपको लिखना क्या क्या है, देखिए क्या लिखना है। नेचुरल रबर, फार्मूला क्या होता है, C5H8, ठीक है। इसका नाम क्या है, आयुपेसी नाम, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, समझ गया ना। ये नहीं क्यों लगाएं, ये नहीं लगाएं क्योंकि डबल बॉन्ड है। इतना ही इस क्वेश्चन में, इतना ही चीज याद रखना है, ठीक है। समझ गए ना, ये क्लियर हो गया होगा। आइसोप्रीन को, बहुत सारा आइसोप्रीन को अगर जोड़ेंगे तो पॉली आइसोप्रीन मिलेगा। अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए ये आपका देखिए कहाँ का क्वेश्चन है। ये आपका है केमिकल कैनेटिक्स का, समझ गए ना। एक कॉलिजन थ्योरी रहता है, समझ गए ना। तो मेनली ये दिमाग से बनेगा, ये समझ गए ना कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा जाए तो 49 नंबर, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का तुम कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट बाद में जो बनता है उसको बोलते हैं। तो इसका कंसंट्रेशन बोल रहा है कि आप इंक्रीज किए हैं, तो क्या क्या चेंज होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा, कि हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, समझ गया ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बताइए, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि देखो भाई, एक चीज देख लो, जैसे कि वाटर लिए ना H2O, 1 किलो ले लो, 1 लीटर ले लो, या तुम 1,000 लीटर ले लो, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, समझ गए ना। मतलब एनर्जी वाला चीज तो यही गलत हो जाता है साबित। मतलब अमाउंट बढ़ा देने से उसका, उसमें नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी रिएक्शन, मतलब उतना एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट या थ्रेशोल्ड लिमिट के आगे बढ़िएगा तबे वो रिएक्शन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट बदल पाएगा, नहीं तो नहीं बदल पाएगा। तो ये 3 को तो ऐसी गलत साबित हो गया, समझ गया ना। हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, समझ गए। तो एक कॉलिजन पे इफेक्ट पड़ेगा। कॉलिजन पे इफेक्ट क्यों पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या लिए थे आप, हो सकता है कि आपके पास पहले एक मॉलिक्यूल हो रिएक्टेंट का, अब आप बहुत सारा ले लिए थे, आपस में टकराएगा ना, फर्क पड़ेगा कॉलिजन का, फ्रीक्वेंसी का। ये क्वेश्चन है, ये आपका केमिकल कैनेटिक्स से है, 49 में याद रखना है, केमिकल कैनेटिक्स से एक क्वेश्चन मिला। और इतना याद कर लेना है लिख के। तो वही जो भी चीज दिया हुआ है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सब को भी पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। देखेंगे जैसे जैसे 1-2 साल का कम से कम क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आइडिया मिलेगा, फिर देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एनी सोल, समझ गए ना। पहले तो इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बोल रहा है कि एनी सोल को एच आई के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या हो रहा है। ओ एच फिनॉल मिल रहा है, इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है मिथाइल आयोडाइड या हेलो एल्केन बोल सकते हैं, है ना, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल है, तो ये लिख दिया जाए तीसरा नंबर। एनी सॉल्व भी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मान लिया जाए एल्कोहल फिनॉल इथर, एल्कोहल फिनॉल इथर एक चैप्टर है ना, उसी का है। क्योंकि फिनॉल बन रहा है भाई, एनी सॉल को एच आई से रिएक्ट करा रहे हैं तो फिनॉल बन रहा है। क्वेश्चन पलट के पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लगता है कि लगभग देखने के लिए आपको मिलेगा। तो 45 चैप्टर होता ही है, 11 12 दोनों मिला दोगे तो लगभग मतलब कम से कम 30 को तो होता ही है। चलिए अब ये क्वेश्चन तो भाई बन जाना चाहिए, थोड़ा सा भी दिमाग, ये बन सकता है क्या तुमसे बताओ। ये जानते हो ना, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला एटॉमिक वेट होता है। तुमको खाली बताना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये तो तुम बताओ। ये चीज जानते हो, ये चीज पढ़े हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, पढ़े हो क्या। तो ये फार्मूला पहले लिखिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, समझ गए। तो क्या पूछ रहा है इसमें, प्रोटॉन पहला नंबर पे और तीसरा नंबर पे इलेक्ट्रॉन, तो पहला नंबर पे 71 होना चाहिए और तीसरा नंबर पे भी क्या होना चाहिए 71। इसमें है नहीं पहला तीसरा पे, इसमें है नहीं पहला तीसरा पे, इसमें है नहीं पहला तीसरा पे, तो आंसर कौन सा हो गया, समझ गया ना। हमको मान लो कि न्यूट्रॉन हमको नहीं भी निकालने आता है, तो अगर न्यूट्रॉन निकालने आता है तो कुछ नहीं करना रहता है, एटॉमिक वेट में से घटा देना है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक वेट इसका 175 था, उसमें से घटा दीजिए 71, आपका 104 बच गया। लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी पकड़ा जाता है कि कौन कौन नहीं हो सकता है। मतलब ये तो 4 नंबर कोई भी आदमी ले ही आया होगा, हो सकता है कि 9 10 पढ़ के भी, है ना। इसमें बता सकते हो भाई तुम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उसको 235 में से घटा देंगे तो न्यूट्रॉन। हाँ इसको लेकिन बना लीजिए आप, ये लिख लीजिए, काम देगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आगे भी पूछा जा सकता है। इसको कैसे डाउनलोड किए थे बताओ। हम्म, गूगल से ही ना।
बैजू में थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन रहता है भाई। हाँ सेम टू सेम है, क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, दो गो ऐप पे वेरीफाई हो गया, मतलब यही ओरिजिनल क्वेश्चन है 2020 का। जैसे कि 2-3 सेट में आता है, ऑल इंडिया रहता है, फिर पता नहीं किस किस लैंग्वेज में फिर होने लगता है अलग अलग परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, मतलब ये तो एटो में सब पढ़ना था उसमें का है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका डी और एफ ब्लॉक का, ठीक है। जैसे कि तुम जो किताब रखे थे ऑल इन वन, देखना उसमें चार्ट बना के दिया हुआ रहेगा, क्रोमियम का, फेरस का, निकेल का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कितना होता है। या तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, या तो इसको देखो कैसे बना सकते हो। जैसे कि देखिए अब डी ऑर्बिटल में टोटल इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्रोमियम। तो डी ऑर्बिटल में जानते हो ना कि ऐसा ऐसा 5 गो घर होता है, 1 2 3 4 5, एक एक सब में दे दिया है। पहले क्या रहता है रूल कि एक एक सब में भरेगा, है ना। और फिर अगर बचेगा तो फिर जैसे कि कोई दूसरा एलिमेंट रहता तो एक एक सब में भरता, फिर ऐसे ऐसे भरता, है ना, ऐसे ऐसे भरता। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 गो घर में एक एक है, यानी कि 4 गो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्लियर हो ही जाएगा कि 4 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि चारों अकेले अकेले अपना है ना। तो चार अर्थ, तो एक ये फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है ये म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन एन प्लस 2। यहाँ पे आपका म्यू मैग्नेटिक मोमेंट को दर्शा रहा है, और एन क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो चलिए आप इसका क्रोमियम का निकाल लिए, हम अगला आपको देते हैं, पहले ये क्वेश्चन बना लिया जाए यहाँ से, फिर हम अगला मेटल का 2-3 गो का देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। हम उसका नाम बताते हैं। इसके बाद फेरस का निकाल के दिखाओ। एटॉमिक नंबर इसका फेरस का 26 होता है। उसके बाद आप Fe2+ का दिखाइए, Fe3+ का दिखाइए। देखिए हम बताते हैं इसमें 2+, 3+ क्या लॉजिक है, क्या मजा आएगा एकदम बनाने में। हाँ Cr2+ था इसका। क्रोमियम का आपका एटॉमिक नंबर आपका क्रोमियम का है 24, ये भी लिख लेना भाई 24। ठीक है, अब देखो Cr2+ कहने का मतलब क्या है, अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, समझे ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय 22 मान के चलेंगे। यहाँ पे जोड़ के देखिए तो टोटल कितना होता है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 4 22 ना हुआ।
समझे ना, 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया है, इसी कारण यहाँ 2+ लिखा हुआ है। 2 ले लेता है तो 2 माइनस होता है, तो उसको फिर 24 है तो 26 लिखते हैं। समझ रहे हो ना? अब तुम आइडिया समझ गए होगे। अब मैग्नेटिक मोमेंट अब किसी का भी आ जाएगा तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन ये तीनों का तुम निकालो तो Fe2+ Fe3+। निकेल का भी इसी तरह निकल सकता है। निकेल का होता है आपका एटॉमिक नंबर 28। तो हमको तो लगता है ना भाई सब मेन मेन का कम से कम एटॉमिक नंबर याद करके रखो एग्जाम में, क्योंकि खेल तो शुरू होता है जब क्रोमियम का 24 याद रहेगा तब है। हाँ, बातें खत्म। मतलब नहीं बन पाएगा, फिर कैसे बन पाएगा? आप जान भी रहे हैं कि Cr2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी दिया है, लेकिन या तो दूसरा उपाय कर सकते हैं कि अपना किताब का वो पूरा चार्टे रट जाइए। दो में से एक ही उपाय ना हो सकता है। जैसे उसमें दिया हुआ रहेगा तुम्हारा क्रोमियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, Cr2+ का कितना, Fe का कितना, निकेल का कितना, Na+ का कितना, ये सब दिया रहेगा। बहुत बढ़िया किताब था वो, ऑल इन ऑल में पूरा ये सब दिया हुआ है, डी और एफ ब्लॉक। क्या चल रहा है अभी करंट अफेयर्स में? यही चर्चा चल रहा है अभी रिजल्ट को लेकर ही। नहीं, स्कूलवा स्कूलवा से तो पापा जरूर पूछेंगे। पूरा तरह से शिफ्ट हो गया बस स्टैंड वहीं पटना सिटी। कब? नहीं, एकदम पहले तो थोड़ा बहुत बस किया था शिफ्ट, अब पूरा 100%। जब यूनिवर्सिटी कॉलेज वॉलेज बनेगा। गांव का भी सब दोस्त है कि बगल अगल का है गांव के? जितना का फोटो आज चढ़ाए हो। अच्छा, जो वोटिंग कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन अब बन जाएगा ना भाई।
देना का 28 है। जीरो हो रहा है तो बस उसका वही जीरो हो जाएगा, इसमें क्या लगा हुआ है। हाँ तो ठीक है, उसमें एक भी नहीं है आपका इलेक्ट्रॉन, यही सब चीज़ तो जानना है, समझ गए ना। लेकिन क्वेश्चन देगा तो इसी तरह का Cr2 प्लस Na2 प्लस Fe ये सब। नहीं, आज 4 बजे मीटिंग होता है। चलिए अब देखिए। हाँ, भेजा था फोटो हमको। ये सब आपको बेसिक केमिस्ट्री है, समझ गए ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो देख रहे हो ना। क्लोरीन को तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, क्लोरो किसी भी चीज में तो वो एसिडिक ही होगा। तो हम लोग को क्या पता है, सिर्फ एक पता है। क्या पता है कि चौथा का आंसर होना चाहिए तीसरा। चौथा का तीसरा किसमें है भाई, बताइए चौथा का तीसरा। हम लोग मात्र एक जान रहे हैं। चार में है तो बस ये आंसर इसमें है नहीं, है नहीं, है नहीं, बस एक से ही सही हो सकता है, या तो फिर सब याद रखो, है ना। क्या होता है जैसे कि HCl हो गया, ये सब क्लोरो है तो ये एसिडिक नेचर होता है ना, या परे भी हो गए। हम लोग सिर्फ एक जान रहे थे, बाकी हमको नहीं पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो क्या होता है। तो एक तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं भाई, एक भी पता है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। नहीं तो फिर चारों को याद करते हैं लिख लिख के, तो लिखिए। ये सब प्रैक्टिस से ही सब, तो खैर प्रैक्टिस, ये तो नॉर्मल केमिस्ट्री है, समझ गए ना। नॉर्मल केमिस्ट्री है, पूरा निचोड़ है हर एक चैप्टर का। कार्बन का कंपाउंड आया होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे आया होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा, वो किस तरह का होता है, न्यूट्रल होता है। ऑक्सीजन का पढ़ रहे होंगे, एल्यूमिनियम का पढ़ रहे होंगे तो Al2O3 पढ़े होंगे। एक क्वेश्चन में आपको 3-4 चैप्टर टेस्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं।
देखिए सब मतलब भाई ये सब जो हम लोग जितना भी मतलब रिएक्शन वगैरह पढ़ रहे थे ना, ये एक रिएक्शन आ ही रहा है। देखिए इस तरह का सीबीएसई में भी आता है क्वेश्चन, याद होगा तुमको, इस तरह का रहता है ना। तब ऐसा दे देगा हाइपोथेटिकल कहानी बना के कि मान लीजिए कि यूरिया है, रिएक्ट करता है वाटर से, एक कंपाउंड ए बनाता है, उसको फिर से डिकम्पोज किया जाता है तो बी बनता है। बी को पास करेंगे Cu2+ से तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन सी फॉर्म करेगा। तो ए बी मतलब खाली सी पूछ रहा है आपको कि क्या होगा, समझ गया ना। तो ये जिसको याद रहेगा, पहले तो यूरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। वाटर में डाल दिए, NH4OH बन रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसको क्या करिए फिर डिकम्पोज किए तो अमोनिया गैस बन गया, समझ गए। और H2O, अमोनिया को अब कॉपर के साथ रिएक्शन करा दिए तो क्या बन गया, इस तरह का सॉल्यूशन बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका डीप ब्लू कलर होगा। तो पूरा रिएक्शन को लिखो तो भाई इसको याद रखना थोड़ा सा। लेकिन क्या होता है ना कि ये सब देखिए, इसे आप लिखना नहीं है मतलब बोर्ड एग्जाम टाइप से, यहाँ आंसर दिया हुआ है, खाली ये सब देखे रहोगे ना किताब उलट उलट के, एकदम 100% है कि एकदम सही आंसर पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। खाली देखे रहोगे तो थोड़ा बहुत भुलाते भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो क्या करना है कि जितना मतलब रिएक्शन है 100-200 सबको लिख जाना है, 60 देना है चारों तरफ। लिख लिख के, ये चैप्टर का है, ये डी ब्लॉक का इतना सारा रिएक्शन, ये ब्लॉक का, ये है एल्कोहल वाला, ये है हेलो एल्केन वाला रिएक्शन। ये एक एक दो दो पेज में, हर चैप्टर में 10 गो से ज्यादा मेन रिएक्शन नहीं रहता, 10-12। फिजिक्स में फार्मूला याद रखना है और केमिस्ट्री में रिएक्शन ज्यादा याद रखना है। इधर तो नॉर्मल रहता नहीं है, सुना है कि रहता है पीएमसीएच सब में ऐसे। अच्छा हाँ तो उससे दिक्कत क्या है, उससे दिक्कत क्या है, जेनेरिक दवाई दे। ठीक है ना, मतलब जेनेरिक दवाई दे सस्ता दाम में, और क्या चाहिए। एमआर सब क्या कर दिया है आजकल, सब पैसा बर्बाद देता है दवाई का। इतना ना कमीशने बांध देता है कि मतलब 1 रुपए का दवाई 100 रुपया में मिलेगा, ऐसा भी होता है। उधर है भाई इस तरह का दुकान भी। बीपी का, थायराइड का, शुगर का। चलिए तो आगे बढ़ा जाए क्या।
फिर आगे आपको मैच द फॉलोइंग, बड़ा खतरनाक खतरनाक है इसमें। कोई एक वो अपने मन से देखिए, तो कोई एक वो भी हमको पता है क्या? ये चीज देखिए भाई, आपको बी नंबर एकदम पता होगा, हाले पर है हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे दूर करना है, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब बी नंबर का कौन सा होना चाहिए बताओ? ये हो गया बी का पहला, है ना, टेम्पोररी हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण, है ना। ये होता है क्या, नॉन पोलर स्ट्रक्चर वाला लास्ट वाला था। आंसर इसका तीसरा होगा। तीसरा में क्या है, बी का पहला है ना, तो वो हाले पढ़े थे ना कि वाटर में मिला रहता है कैल्शियम मैग्नीशियम, बॉयल करके हटाते हैं। बाकी तो हम लोगों को कोई नहीं पता था, लेकिन एक के को आंसर मैच खा रहा है, देखिए ना, बी का एक के को है, यही वाला में खाली तीसरा वाला में, बाकी आपका सब गड़बड़ मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन भाई खूब आता है, समझ गया ना। एक के को से पता लग जाता है, ज्यादा नहीं उसमें करना रहता है। मतलब एक वो मैच खा गया तो फिर ठीक है। हाँ, लेकिन इसको लिख सकते हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, बेरियम 6 वो हाइड्रोजन है इसके साथ। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को क्या बोल रहा है, सिंथेसिस गैस बोलते हैं, ये भी हम लोग हाल ही में पढ़े हैं कहीं, सिंथेसिस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को सिंथेसिस गैस, यस हम लोग पढ़े हैं हाल, याद करो भाई, कहाँ पढ़े हैं हम लोग, हाल फिलहाल में हम लोग इस तरह का चीज पढ़ रहे थे, याद कीजिए सिंथेसिस गैस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन सोल्व करना, समझ गए ना। या तो 100% पूरा नॉलेज होना चाहिए, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी तरह सोल्व किया जाता है, वो तो तुम भी जानते ही होगे, ऑब्जेक्टिव देते होगे तो, है ना। जो पढ़े हैं उसी से लेके चलना है। चलिए ये बताइए, राउल्स लॉ, है ना, सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन का नाम बताना है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से। एनसीईआरटी में भाई दिया हुआ है, कोई एग्जांपल भी इतना गौर नहीं करता है, देखिए एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कौन सा सॉल्यूशन है मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से करेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आते हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन वाला हो गया, तो राउल्स लॉ, देखिए राउल्स लॉ में क्या बताता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर in a solution is equal to identical to the vapor pressure of pure solvent multiply by its mole fraction। तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, तो किसके बराबर बोल रहा है, पी नॉट सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, समझ गया ना। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ दिया भी हुआ है कि कौन क्या क्या है। ये तो फॉर्मूला हो गया। आगे देखिए, इसको आगे हम लोग तोड़ते भी थे, मान लो कि दो गो सॉल्यूशन है, तो ए गो का निकालिएगा ना, पहले पी ए निकालिएगा, तो पी नॉट ए एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, पी बी निकालिएगा तो पी नॉट बी एक्स बी निकलिएगा, तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा,
टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन भी उसी तरह जुड़ जाएगा जैसे कि ये वाला इक्वेशन है ना, जुड़ेगा ना। तो ये उसी फार्मूला की ओर थोड़ा सा डेराइव कर दिया है। तो ये सब डेरिवेशन में हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को सिर्फ फार्मूला याद रखना है। ये वाला लाइन याद होना चाहिए और उसके पहले हम लोग को E इक्वल टू एक्स पी नॉट ए, समझ गए। क्वेश्चन आया है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस का क्या है। देखिए ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। An example of positive deviation include the mixture of benzene and मिथेनॉल और इथेनॉल, मतलब बेंजीन में इथेनॉल या मेथेनॉल और क्लोरोफॉर्म ये सब मिलाएंगे तो क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, समझ गए। और निगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, यहाँ ऊपर में दिया हुआ निगेटिव डेविएशन क्लोरोफॉर्म को किस में मिलाना है, एसीटोन में या वाटर में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl में मिलाना है। तो यहाँ पे ये तो पूरा लाइन आपको याद करना होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन इस बार मान लो कि पॉजिटिव डेविएशन दे दिया है एग्जांपल, अगला बार पूछ दे कि भाई राउट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन ये चारों में से कौन शो करेगा, तो उसको ये याद होना चाहिए स्टेटमेंट। ये एकदम एनसीईआरटी का एकदम लाइन है भाई। इस वीडियो को देखना फिर तब सब छाप सकते हो, रोक रोक के। हम आगे बढ़ते हैं क्या, बात करने से भी फायदा नहीं है। अभी पढ़े ना भाई, इथेनॉल को किसमें मिलाना है, ये वाला है ना, इथेनॉल मिथेनॉल ये सब आ जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा करेगा। सॉल्यूशन से तो भाई 2-3 क्वेश्चन लग रहा है कि एकदम दे दिया है। अगला क्वेश्चन भी इसी से, अगला क्वेश्चन भी है, देख रहे हो, डेल्टा टीएफ निकालना है। ये सब पूरा हम लोग पढ़े थे। डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एम, एम क्या है, मोल है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, समझ गया ना। जैसे कि देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 5.12 kg पर मोल, ठीक है। मोलालिटी स्मॉल एम का वैल्यू दिया हुआ है 0.078 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है वही 2 डेसिमल पैलेस तक आपको ये बताना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ का वैल्यू ही बताना, समझ गया ना। डेल्टा टीएफ इक्वल टू, पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए। देखे थे क्या, एक मतलब आई से मल्टीप्लाई करते थे उसका वैल्यू एक लेते थे, एक फ्रैक्शन, मतलब ये सब जो हम लोग पढ़े थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी ये सब। तो फिर एक बाद में सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं आई, नहीं याद है, मतलब सब में आई आई मल्टीप्लाई होता है, थोड़ा सा याद करिए नहीं तो फिर सॉल्यूशन वाला है। तो वहीं से फार्मूला लिया गया है, नहीं याद है तो अब याद होना चाहिए। जैसे कि सब में होता है मल्टीप्लाई, डेल्टा टीवी में भी आई, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुधार करते हैं। क्या होता है ना कि कोई ऐसा चीज नहीं है जो एकदम शो करेगा एकदम पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन, करेक्टनेस होता है। वन हाफ फैक्टर बोलते हैं उसको, देखिए वन हाफ फैक्टर याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत।
इसमें न्यूमेरिकल बनाना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फार्मूला याद कर लेना और इसका मतलब क्या है तो इसको बना लिया जाए एक लाइन में। हाँ ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग कम से कम 13-14 क्वेश्चन अभी किए हैं।
कौचे
हेलो, एक मिनट कर रहा हूँ।
हाँ भाई, हम भी खाना खाने लगे। नहीं खाए थे 2 बजे के पहले। बोलते बोलते माथा दर्द करने लगता है। Which of the following set of molecule will have zero dipole moment? देख रहे हो, फिर वही चीज निकालना है। अभी जीरो तुम निकाले थे किसी किसी का, समझ गया ना। हाँ तो देखिए, इसमें आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। अगला क्या है? क्लोरोबेंजीन। समझ गया ना। तो ये चारों याद भी कर लो भाई। जैसे कि इसमें तो चार चार को दिया हुआ है, तब ना कभी कभी एगो भी दे सकता है। तो लिख लीजिए कि ये बहुत अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त दिया है, स्ट्रक्चर भी दे दिया है, नॉन पोलर होता है और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो खाली नाम लिख लिख के लिख लो। अब पटना आने का विचार है क्या? ज्यादा से ज्यादा मेडिकल एग्जाम भर देख लोगे और क्या। और उसका रूम का क्या किए? रूम नहीं छोड़े अभी तक है। 40 दिन है और क्या एग्जाम है। ठीक है, थोड़ा एक एग्जाम दोगे तो एग्जाम टाइप से लगेगा थोड़ा माहौल। ऑफलाइन तो कोचिंग कोई खुला नहीं है अभी भी। या ऑफलाइन कोचिंग में मान लो कि एडमिशन लेना भी फिर बेवकूफ़ी हो ही जाएगा। लेना है तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। समझ गए ना। बाकी बाकी ये चीज हम बताते हैं आपको कि हम ये गारंटी अब लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन लेवल देख के प्रदीप अगर किताब आप खरीदते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि हम ये सब क्वेश्चन का धुआं उड़वा देंगे 7-8 महीना में। नहीं नहीं भाई, जैसे एडवांस वगैरह का क्वेश्चन देखोगे ना, वो 12th का रहता ही नहीं है। वो साला ज्यादा ग्रेजुएशन का क्वेश्चन में डाल देता है वहाँ। लेकिन ये सब तो मेडिकल वाले में तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका केमिस्ट्री का भी। ये क्या चीज है बज रहा है? क्या चीज सर आपका?
हाँ, ये सब कल 100 रुपये में 5 वो बॉल दे रहा था कि भारत सरकार का है क्रॉम्पटन का, तो ले लिए बिजली बिल दिखा के। वही बिजली बिल का रसीद, खाली आईडी वाईडी नहीं। 12 वाट का भाई 100 रुपया में 5 वो दिया, कम है। हाँ, 3 साल का वारंटी। मैसेज भी तो आया भारत सरकार वाला, उजाला ग्राम उजाला योजना चल रहा है। पहले बिजली ऑफिस में मिलता था ये सब बॉल, इधर कैंप लगा हुआ है। हाँ, वो टारगेट कंप्लीट करने का है तो जल्दबाजी में सब बेच रहा है। टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी जैसी बोल रहा है वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टर्शियरी चीज होता क्या है, समझ गया ना। टर्शियरी कार्बोनेशन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, अब ये आइसोमेरिज्म पढ़े थे ना, आइसोमेरिज्म पढ़े थे, तो देखिए ये सब क्या है, ये सेक है, ये टर्ट है, ये सब चीज आता था ना। सेक और टर्ट, अल्फा बीटा भी बोलते हैं। एक हाइपर कंजुगेशन करके टर्म आता है, इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं अभी गूगल पर। हाइपर कंजुगेशन एकदम नया टर्म है, अभी तक यूज नहीं किए हो। रेजोनेंस ये सब तो जानते हो क्या। ये क्या हो रहा है हाइपर कंजुगेशन में, क्या बोल रहा है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट इन विच लोकलाइजेशन ऑफ sigma electrons H bond of alkyl group directly attached to an atom unsaturated system or atom with unshared p orbital take place। समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, नीचे थोड़ा सा और स्पष्ट होगा। ये क्या दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर याद रखना है। और क्या हो रहा है कि CH बॉन्ड से शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी से ये हो जाएगा, इस तरह का चीज हो रहा है हाइपर कंजुगेशन में। क्वेश्चन तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन में अभी बताया ना, ये लिखोगे ऊपर में जो दिया हुआ है, जैसे ऊपर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 फार्मूला दिया हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अभी पढ़े हो ना भाई कि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, तो बस हो गया, ये हाइपर कंजुगेशन हो गया। वही दिया हुआ है मोर स्टेबल, टर्शियरी मोर स्टेबल कब होता है, जब हाइपर कंजुगेशन होता है। अभी तो यही ना पढ़े हम लोग, तो बात खत्म है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, टर्शियरी, खाली हम लोग ब्यूटाइल ये सब नहीं हम लोग मान लो कि जानते हैं। टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, कहाँ होता है, हाइपर कंजुगेशन में होता है। तो 3 डिग्री से 2 डिग्री से 1 डिग्री, और ये लिख लो हाइपर कंजुगेशन, इसको लिख लो ये शॉर्ट नोट बना के एक लाइन में। बाकी नहीं हमको पता है कि क्या होता है ना। बहुत तरह का चीज रहता है रेजोनेंस टाइप से, इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, मेसोमेरिक इफेक्ट रहता है, हाइपर कंजुगेट, ये सब क्या है रेजोनेंस टाइप से ही है। इसका स्ट्रक्चर में सिर्फ चेंज आ जा रहा है। देखिए ना, गिन के देखिएगा ना, तो दोनों में सेम ही, मतलब कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, लेकिन भाई नाम अलग हो गया, इसका कहानी अलग हो गया, स्टेबल कौन हो गया ये अलग हो गया।
नेक्स्ट में दिया हुआ है, आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब इतना में निकेल में OH माइनस इतना मोल है, 0.1 मोल, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इसका निकालना है। तो सॉल्युबिलिटी का थोड़ा फार्मूला होता है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSB बाई 0.1 का होल स्क्वायर। S मतलब सॉल्युबिलिटी, समझ गए। और KSB का मतलब हो गया आपका कितना स्ट्रेंथ है OH माइनस का, कितना है, समझ गया ना, ये चीज हो गया। इस फार्मूला को लिख लिया जाए यहाँ। पहले तो सॉल्युबिलिटी का फार्मूला लिख लिया जाए, KSP इक्वल टू S इंटू, इसको क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, M। ये भी मिला जुला के सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन माना जाए। तो भाई मतलब 3-3 क्वेश्चन आ चुका अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर से। हाँ, 45 वो है तो हर टॉपिक से तो होना ही है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कीटोन का है। एसीटोन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी में डालते हैं, क्या बनाएगा, समझ गया ना। सिंपल सा चीज है, C डबल बॉन्ड O वाले को पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा, OH बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल दे रहा है आंसर। ऐसा होता भी है, कीटोन को वाटर में डालोगे एल्कोहल बनेगा। अब एसीटोन है तो 3 डिग्री वाला बनेगा एल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन रहता है ना, देखिए यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया हुआ है ओवरऑल, ठीक है। पहले ये हो रहा है तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसको फिर पानी में डाल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है आपको, समझ गया ना। ये रिएक्शन याद कर सकते हो, जैसे कि हम लोग अभी आइडिया ले रहे हैं, समझ गए ना, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग जान गए। ये सब मतलब रिएक्शन वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादातर पूछा जा रहा है रिएक्शन, सब हूबहू पूछा जा रहा है। देखिए ये 12th में इस तरह का चीज आया था क्या, कार्बन एमाइन रिएक्शन, जब एमाइन हम लोग पढ़े होंगे ना, तो ये कार्बन और एमाइन मतलब नाइट्रोजन और कार्बन दोनों वाला कंपाउंड मिले तो कार्बन एमाइन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको याद कर सकते हो रिएक्शन को। क्या किए हैं, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन एमाइन है, CH3 डाले, थोड़ा सा KOH डाले तो क्या बन रहा है, KCl भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है और कार्बाइल एमाइन भी बन रहा है। तो बहुत ज्यादा रिएक्शन रिएक्शन पूरा रिएक्शन है कि एकदम गर्दा करती है तो।
थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। क्या होमवर्क रहेगा बताएं? सिर्फ रिएक्शन खोज खोज के लिखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, खास करके 12th का। हेलो एल्केन, हेलो एडिन से शुरू करो, धीरे धीरे लिखो, लिखने से ही होगा कुछ न कुछ। 1 घंटा भी पढ़ोगे तो काम भर देख देख के लिखना है, बस खाली देखते रहना है। 5 दिन लगेगा और क्या रिएक्शन 5 चैप्टर का याद करने में। वो सब करोगे ना, देखो ओजोनोलाइसिस करना है, सब देखो टर्म ये सब सुने होगे भाई, कभी ना कभी वो सब पढ़े होगे। ओजोनोलाइसिस सुने होगे। ओजोन मतलब O3 होता है, क्या बना रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है, समझ गया ना? इथेनॉल बन रहा है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, समझ रहे हो? ये सब रिएक्शन हो रहा है। बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो मेथेनॉल है वो इसके ओजोनोलाइसिस के बाद मिलता है। तो ये आपका था साइक्लो, क्या इसका नाम रखोगे बताओ? इसका तो पहले नोमेनक्लेचर करो। देखिए, तो पहले तो इसको 1 2 3 कर दीजिए। साइक्लोहेक्सेन ये तो है ही, और ये क्या है ऊपर में इसका लगा हुआ है क्या? मान लो कि इसको 3 पे लगा दीजिए। तो देखिए ये क्या है, प्रोपीन, और 3 पे साइक्लोहेक्सेन। सिंगल बॉन्ड से काउंटिंग होगा नहीं, डबल बॉन्ड से ही होगा। डबल बॉन्ड से होगा तो यहीं तक आके रुक जाएगा। तो तीसरा नंबर पे ये चीज साइक्लो वाला लगा हुआ है, RCHO। RCHO तो एल्डिहाइड है, AL लगता है। इथेनॉल, ये आपका आ गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है? 11th का है। गैस के बारे में जहाँ पूरा पढ़ना बताया, जैसे सॉलिड स्टेट है ना 12th में, उस तरह गैसियस स्टेट के बारे में पूरा पढ़ना रहता है। लिक्विड स्टेट के बारे में पूरा पढ़, तो गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ ये सब पढ़े थे हम लोग, उसी तरह से डाल्टन्स का भी लॉ होता है, समझ गए ना? क्या बता रहा है डाल्टन्स लॉ, हम लोग देख लेते हैं एक बार इसका स्टेटमेंट, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख के बनाने से फायदा रहेगा नहीं। देखिए क्या बोल रहा है ना, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। डाल्टन्स लॉ में बोल रहा है, मान लो कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, हेलो, H2Cl2 मिलके 2HCl बनाया, ठीक है? तो जो प्रेशर रहेगा किसका, HCl का, वो किसके बराबर रहेगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ क्लोरीन के, समझ गए ना? अब इसमें जोड़ना पड़ेगा एक चीज और, अब H2 है तो मोल फ्रैक्शन भी जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? मोल फ्रैक्शन भी जुटेगा तो वही दिया हुआ है कि यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं था, यहाँ पे दूसरा चीज था, N2 बन रहा था, N2 आर्गन गैस, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर N2 का क्या हो जाएगा, जिसका N2 का जितना मोल फ्रैक्शन होगा और जितना टोटल प्रेशर होगा, समझ गए ना? तो पहले तो फार्मूला लिख लो,
तो 1 मिनट बताना हमको। ए सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन। तो आप हमको बता सकते हैं कि N2 का 1 मोल में कितना ग्राम होता है? 28 ग्राम। तो 7 ग्राम में कितना मोल होगा भाई? 7/28 ग्राम। ये जो चीज लिखा हुआ है समझ में आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ मोल है, समझ गए ना? ये नंबर ऑफ मोल 8/40 किसका नंबर ऑफ मोल है? ऑर्गन का। 7/28 किसका नंबर ऑफ मोल है? N2 का। क्वेश्चन के हिसाब से समझ गया ना? और ये 27, तो टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया ही हुआ है, सिलेंड्रिकल प्रेशर 27 बार। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, समझे ना? पार्शियल प्रेशर N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बाई टोटल प्रेशर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या जी? इसको करना है P टोटल से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अभी तोड़े हैं इसको, इक्वेशन को। आप देखो इसको, अगला स्टेज इधर। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरह से सॉल्यूशन का भी लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, द गिवन वेट N2 का बाय मॉलिक्यूलर वेट N2 का प्लस गिवन वेट ऑर्गन का बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गन का लिखोगे ना, इनटू प्रेशर टोटल। तो अब हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए इस चीज को, अब समझ में आ जाना चाहिए न्यूमेरिकल। बढ़िया से लिख लीजिए, एकदम बढ़िया से लिखो भाई। 5 मिनट टाइम लगे लेकिन इसको बढ़िया से लिखो। कटहल का खोआ होता है जी। चल रहा है, कभी फोन किया था, बोला खाना है तो ले जाइए, तो हम बोले कि हम रात से पहले नहीं किए हैं। खाए हैं लेकिन बहुत पहले खाए होंगे, 10-20 साल। तरवा का फलवा वाला को बोलता है, उसको आइस एप्पल। तार का पेड़ देखे हो ना, ताड़ी जहाँ से छूटा है उसका जो फल होता है उसको आइस एप्पल बोलता है, बहुत महंगा बिकता है। अब देहात में खाता ही है सब। हाँ, उसमें नहीं रहता है। आइस एप्पल बोलते हैं। क्या क्या? हाँ हाँ, उस हाँ, उतारे के वो उसी से बनाता है, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह को भी बोलता है कि पियो। हाँ, वो हमको नाम नहीं पता है, लेकिन हम गांधी मैदानी से फेयर वगैरह लगता था तो उसमें देखे हैं उस तरह के चीज बिकते हुए।
अब पूरा उसका मस्त एकदम देले रहेगा कि उसका फायदा प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा उसका फायदा बताता है। हाँ। अरे ताल मिश्री का नाम सुने हो, छोटा छोटा मिश्री। 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 छोटा 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 वाला चरखुट चरखुट चीनी से थोड़ा बड़ा बड़ा। ताल। तार से ही तो बनता है, उसी का जूस से ही बनता है वो। हाँ जी, खाली उतारिए नहीं बनता है, उससे बहुत कुछ बनने लगा है। मिश्री बहुत दिन से है ना, तो वो तार के से ही बनता है, उसके फल से ही। फलवा के जूसवा से। तब वो महंगा मिलता है, क्योंकि महंगा होता है। हाँ तो जैसे शुगर में तो भाई थोड़ा सा सल्फर अल्फर सब चीज डाला। लेकिन हालांकि चीनियों में तो यही जो मिश्रियों में तो सब डालबे करता होगा, नहीं तो व्हाइट हो कैसे रहा है, व्हाइट क्रिस्टल। ये हो गया डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर। ये एकदम एक्सप्लेनेशन लिखना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको लाइन की कैसे ऊपर नीचे ऐसे हो गया, बाकी तो समझ में आएगा, लेकिन ये चीज नहीं समझ में आएगा। ये चीज यहाँ एक्सप्लेन किया गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये सब आता था ना भाई, ये सब पूरा एकदम है ना। हाँ। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीजेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, साइनाइड का, क्रोमेट का, सल्फर का साइनाइड, फ्लोरीन। समझ रहे हो ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको। मतलब ये चारों चीज अगर मौजूद है तो कौन सा पहले रिएक्ट कर जाएगा उससे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा बना लेगा जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्रोमेटोग्राफी पढ़े होंगे प्रैक्टिकल में। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जाम्पल ऑफ। क्रोमेटोग्राफी जो पढ़ा होगा अब वही ना जानेगा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है कि एडजॉर्प्शन होता है कि थीन लेयर होता है। देखिए तो इसमें बता रहा है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगा। जैसे कॉलम के रूप में तो पेपर को यूज कर नहीं सकते हैं इस तरह। समझ गए ना। एडजॉर्प्शन तो हम लोग अलग पढ़वे किए, तो उसमें ऐसा कुछ क्रोमेटोग्राफी वगैरह आया भी नहीं था। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोल रहा है, सेपरेटेड बाय पार्टीशन। फिर ये देखिए आपकी क्रोमेटोग्राफी होता क्या है एक्चुअल में, है ना। ऐसे तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, लग रहा है कि क्या होता होगा।
ये क्या होता है ना, क्रोमेटोग्राफी क्या है, सब्सटेंस को अलग करने का एक मेथड है। 3-4 चीज का मिक्सर उसमें है, तो उसमें से अलग कीजिएगा तो क्रोमेटोग्राफी से ही अलग होगा, समझ गए। अब उसमें बहुत सारा टाइप का क्रोमेटोग्राफी 4 टाइप का होता है। ये 4 टाइप कौन कौन सा है? गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड, थीन लेयर, पेपर क्रोमेटोग्राफी, समझ गए ना। तो एक चीज देख रहे हो, एक चीज पकड़े कि नहीं? हेलो, देखिए एक चीज यहाँ पे ये पकड़ा है कि 2 ऑप्शन में गलत हो गया। ऐसा तो क्रोमेटोग्राफी में पढ़े ही, थीन लेयर और पार्टीशन ही होता है ना। तो ऐसे ही पढ़े रहोगे ना, तो ऐसे ही मतलब पता चल जाएगा कि ये तो होता ही नहीं। फिर धीरे धीरे चीज छटता हुआ चला, चारों टाइप जिसको याद रहेगा तो ये सब चीज में वो नहीं ना फंसेगा। हम्म। ये देखिए, या तो आप पढ़े होंगे बहुत बार, सुक्रोज को ये डाले तो ग्लूकोज मिलता है, फिर फ्रुक्टोज मिलता है, ये तो जानते होगे ना भाई। सुक्रोज को पानी में डालने पर क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अल्फा ग्लूकोज मिलेगा और बीटा फ्रुक्टोज मिलेगा, ऐसा समझे ना। सब ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, लेकिन देखो कैसा कंफ्यूज कर दिया है। ये लिख लो 67 एक लाइन में, सुक्रोज को H3O+ मतलब वाटर का आयन है, उसमें डाले हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। अब देखिए कि अब अल्फा बीटा आप क्या बोल रहा है बताइए। अब डी क्या है लिखा हुआ? डी स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। ग्लूकोज ग्लूकोज ये सब बायो मोलिक्यूल में ये सब पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे तो अभी हम दिखाते हैं एक लाइन में इसको लिखिए ना, पहले इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर है अल्फा बीटा डी, ये सब स्ट्रक्चर के अनुसार। अल्फा बीटा तो तुम जान जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो, लेकिन डी क्या होता है ये बायोलॉजी बताएगा। मतलब एक चीज तो है कि डी तो सब में है, तो डी के लेके तो चर्चा ही नहीं करना है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता ही है, तो मेन अल्फा और बीटा का ही चर्चा है, समझ में ना। ये सब 11th क्लास का है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो दिया हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इतना टू रिएक्टेंट इतना। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। देखिए जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना, उसमें टाइम रिक्वायर्ड 1/k लॉग कंसंट्रेशन इनिशियल बाई कंसंट्रेशन फाइनल, समझ गए ना। C0 मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इनिशियल, और Ct मतलब कंसंट्रेशन फाइनल। कंसंट्रेशन इनिशियल कितना है भाई बताओ? कंसंट्रेशन इनिशियल कितना है? 2 ग्राम है, ठीक है। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो K का वैल्यू दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट का वैल्यू K होता है, रेट कांस्टेंट जानते थे तुम, 606 इंटू 10⁻³ ठीक है। लॉग लॉग दे दिए 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 2 ग्राम है और ये आपका 0.2 ग्राम। अब इसको खाली काटना है, ये देखिए ये कट गया 10 बार में, ये हो गया आपका 2.303 बाई 4.606।
इंटू 10⁻³ लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको खत्म कर देते हैं, समझ गए। ये 2 बार में कट जाएगा, एक्चुअल में हो गया 1/1 कितना 2000 का वैल्यू लगभग 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, मतलब सेकेंड में, मतलब 0 पॉइंट समथिंग नहीं है, 1 मिनट गलत हो गया, ये माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा 3 जीरो, समझ गए ना, ये गलती हो गया था, 3 जीरो ऊपर चला जाएगा तो कटेगा, तो फिर 500 बचेगा। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, T = 3.303 के लॉग कंसंट्रेशन इनिशियल बाय कंसंट्रेशन फाइनल, यहाँ पे छोड़ दिया है 1 खाली बाई के लिख दिया। बाबू सुप्रियो संन्यास ले लिया, तो इसको मंत्री से हटा देने में यही हो जाता है, नहीं सब बहाना ढूंढता है कि 1-2 साल नहीं रहेगा किसी पार्टी में, फिर 2024 से पहले आ जाएगा किसी दल में। सब थोड़ा बेइज्जती ना हो रहा होगा, 7 साल मंत्री रहा है, अभी हटा दिया है हाल 1 महीना पहले। हाँ तो इसका मतलब यही है ना कि भाई अब बहुत ऐसा आदमी को देखे हैं ना जो करप्शन नहीं करता है ना, वो भाई उसको लगता है कि हम अपना प्रोफेशन में ही ज्यादा पैसा कमा रहे थे। बहुत ऐसा को तुम देखोगे, जैसे क्रिकेटर कोई कोई हुआ, फिल्मी स्टार वगैरह के साथ अक्सर यही होता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि हम इससे ज्यादा पैसा और नाम कमा रहे थे जब हम राजनीति में नहीं थे। जैसे अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़ चुका है, गोविंदा भी लड़ चुका है, जीत भी चुका है गोविंदा। जैसे कोई वो चोर नहीं रहता है, मेन उसके बारे में आप बोल रहे हैं। प्लस में इसका थोड़ा अभी हार गया तो मनोबल डाउन हो गया, डर भी लगता होगा बंगाल में मारा जाएंगे, थोड़ा छवि खराब हो रहा है बीजेपी को सपोर्ट करने से, गायक है मेरा गाना नहीं चल पा रहा है, इसका एक से एक गाना है इसमें। देखिए भाई आपका एल्डोल्ड कंडेंसेशन से एक क्वेश्चन है, समझ गए ना, बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, बेंजल्डिहाइड को एसीटोफिनोन से रिएक्शन कराया है, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड CHO वाला, ये एसीटोफिनोन बनाया क्या इस तरह का कंपाउंड, एल्डोल्ड कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल्ड कंडेंसेशन, समझ गए ना। रिएक्शन तो रटना ही पड़ेगा, तो होमवर्क में आप कम से कम एक चैप्टर का रिएक्शन कम से कम 10-20 गो लिख के ले आइए इस तरह का। 11th का जो पहला चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, समझ गए, तो लिखो, फिर हम लोग आज 20-25 क्वेश्चन किए हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, मतलब आइडिया तो एक लग ही जा रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मतलब आदमी पढ़े रहे, तो हमको तो CBSE में कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता था क्या पूछ रहा है कभी कभी।
इसमें फायदा रहेगा कि प्रैक्टिस किए रहोगे, इस रिएक्शन देखे रहोगे तो हूबहू आंसर चुना जाएगा। समझ गए ना? खाली थोड़ा बहुत उस टॉपिक पे पढ़ ले रहोगे ना कि क्रॉस एल्डोल्ड कंडेंसेशन होता है तो आपको आ जाएगा। पूरा इसमें जानकारी रखना ही नहीं है क्योंकि आपको लिख के थोड़े पूछ रहा है कोई। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, इसमें क्या नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ये तो सही है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ये भी हमको लगता है कि सही है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, की गलती का पहले है कार्बोक्स। इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ये हम पहले के ना देखिए 3 नंबर क्या है? 3 नंबर भाई कार्बोहेक्स, जैसे ये चीज पढ़े हो कि शरीर में होमोग्लोबिन के साथ कार्बन रिएक्ट भी करता है, पढ़े हो ना? क्या होता है जैसे जो आदमी मर रहा है कोरोना में, यही कारण से मर रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ये चीज बन रहा है और क्या हो जा रहा है फिर? ये हो जा रहा है कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन से ज्यादा स्टेबल है। समझ गए ना? मतलब हमको ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन में मिलाना है एनर्जी के लिए, लेकिन बन जा रहा है खाली कार्बो और ये स्टेबल भी ज्यादा है, तो आदमी इसी कारण मर रहा है। ये बहुत न्यूज में हम लोग ये पढ़े हुए हैं, इसी कारण हम पहला इसका आंसर बता दिए थे। ये हम लोग यूपीएससी में इधर करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। ये तो मतलब करंट अफेयर्स टाइप से ही क्वेश्चन है। और ये इसका आंसर क्या दिया हुआ है? मतलब तीसरा ऑप्शन तो बनबे करेगा ना, कार्बोक्सी होमोग्लोबिन तो बनेगा ही, लेकिन वो तो स्टेबल कौन सा होगा ये पूछ रहा था, तो स्टेबल वही होगा। देखिए एक खाली फार्मूला लिख के छोड़ देना है एक चीज के लिए। गिब्स एनर्जी पढ़े थे? गिब्स एनर्जी है, देखिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर और टी। अब आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जानते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना? पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। और प्लस में टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन दिया हुआ है तो 300 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 2 इंटू 10 का पावर 13 होना चाहिए। तब 4 तो होगा नहीं, 2 इंटू 10 का 13 ये वाला है, तो इसमें क्या दिया? ये पॉजिटिव में के आर का वैल्यू दिया था, ये तो होगा नहीं क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसके पहले। तो तीसरा नंबर इसका ऑप्शन हो गया। समझ गए ना? एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, सोल्व भी नहीं करने बोल रहा है। जानता है कि सब मेडिकल वाला लेकर इसको नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, खाली फार्मूला लिख के छोड़ दो। समझ गया? चलिए 25-26 हुआ, आज यही एंड करते हैं क्या? और ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा सा भरोसा रखिए।